तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आईजीसीएसई बोर्ड। आईजीसीएसई बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं उसको हम लोग आईबी बोर्ड भी कहते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड होता है। तो बेसिकली उसमें हम लोग अभी एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है रिकॉग्नाइजिंग फंक्शंस फ्रॉम स्केच। टॉपिक का नाम है रिकॉग्नाइजिंग फंक्शंस फ्रॉम स्केच। ठीक है ना। तो किसके अंडर में आता है? ये ग्राफ के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम पूरी हेडिंग आपकी डाल देते हैं। दिस इज योर आईजीसीएसई बोर्ड। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स, और ग्राफ्स के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस फ्रॉम स्केच, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग फंक्शन फ्रॉम स्केच। तो बच्चों आपके पास ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस के ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किए गए होते हैं। तो हम लोग को रिवर्स भी बताना होता है कभी कभी, कि ग्राफ को देख करके हम बता पाए कि ये फंक्शन कौन सा है। वैसे तो बच्चों बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा है, जिसको हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इस तरह के आपने फंक्शंस पढ़े हैं। तो बच्चों जो पहला आपका फंक्शन होता है, अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये बेसिकली जो बिलोंग कर रहा है ये क्लास नाइन्थ को बिलोंग कर रहा है। अभी हम क्लास नाइन्थ की बुक लेकर के बैठे हैं। तो ये आपकी हेडिंग होगी। तो हेडिंग पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए कि हम लोग किस हेडिंग में और कौन से बोर्ड से क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला बच्चों आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि लीनियर फंक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग है बच्चों लीनियर फंक्शन। ये तो सबसे आसानी होता है क्योंकि नाम ही इसका लीनियर फंक्शन है। तो बच्चों जब हम लोग लीनियर फंक्शन हेडिंग डालते हैं, या लीनियर फंक्शंस या लीनियर फंक्शन जो भी है, तो उसमें काफी सारे के लीनियर फंक्शंस होते हैं, यानी कि उनका ग्राफ जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वो इस तरह से दिखाई देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे आपने ये लाइन देखी है कि भाई इस लाइन का जो स्लोप होता है वो m होता है। क्या होता है? m होता है। और अगर हम x को जीरो डाल देते हैं तो y आ जाता है। भाई x को जीरो डालने पे y आता है और y को जीरो डालने पे x आता है। कोई भी इक्वेशन हो, तो अगर हम x को जीरो डालने पे y निकाल लें, y को जीरो डालने पे x निकाल लें, तो हमारे पास बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन और भी लिख के दे देता हूँ, जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने एक नया वर्ड अभी आ गया जो मैंने बोल दिया, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो स्लोप तो आप पहले से जानते हैं कि भैया स्लोप कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, उसे अगर हम थीटा जो मेजर करते हैं, अगर हम उसका टैन थीटा ले लेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। स्लोप को निकालने की कई सारी वैरायटी होती है, हम टेन थीटा से भी निकालते हैं। इसके अलावा दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, हम उसकी हेल्प से भी निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप होता है, अगर लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि माइनस ए बाई बी। तो बच्चों ये स्लोप निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन अभी उलझन इसमें आ गई कि भैया सी क्या होता है, इंटरसेप्ट नाम की क्या चीज होती है। क्योंकि क्लास नाइन्थ में ज्यादातर बच्चे इंटरसेप्ट नहीं समझते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब सीधा ये होता है कि एक बार एक्स को जीरो डालो, एक्स को जीरो डालो इसमें, तो वाई आ जाएगा बी, और वाई को जीरो डालो तो एक्स आ जाएगा ए। तो बच्चों अगर हम इन दो पॉइंट्स को देखें तो दोनों पॉइंट्स ऊपर वाली इक्वेशन दैट मींस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रही है। तो बेटा x को जीरो डालेंगे तो y भी आ गया, तो एक पॉइंट आपका मान लो ये हो गया, क्योंकि y एक्सिस पर x जीरो होता है और x a है और y जीरो है, तो उसका मतलब ये पॉइंट हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने मान लिए क्योंकि मैंने a और b को पॉजिटिव मान के रखा है। तो आपके पास इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला x एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस इंटरसेप्ट। और बच्चों y एक्सिस में जो कटा हुआ पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो ये बच्चों आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज नोन एज, दिस इज योर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, ठीक।
अच्छा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर लेकिन कोई बच्चा ये कहता है कि सर एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो हमने कहा वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। जो भी पोर्शन लेते हैं वो फ्रॉम ओरिजिन ही लेते हैं, है ना। कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से लेते हैं। तो बच्चों लीनियर फंक्शन में ऐसे कुछ बताने के लिए नहीं है। आपने काफी सारे ग्राफ्स देखे होंगे, वो सारे लीनियर ही फंक्शन होते हैं। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। लीनियर फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसमें x और y की जो पावर होती है वो 1 1 होती है। लेकिन अगर x और y की पावर 1 से अगर बड़ी हो जाए, 2 3 4, तो फिर वो लीनियर फंक्शन नहीं कहलाता, वो किसी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, लीनियर फंक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं इसमें बहुत देर तक आपके साथ दिमाग लगाऊं। हाँ, एक लाइन में और बता देता हूँ कि भाई आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का मतलब क्लियर होना चाहिए, और y इक्वल टू एम एक्स लाइन का भी मतलब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये आपके पास लाइंस काफी बार आएंगी और मैं आपको अंडरस्टूड कर दूंगा कि भाई ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं, तो मैं उस चीज पे वहां पे बताऊंगा नहीं। तो अभी आप समझ लो इस बात को कि y इक्वल टू एम एक्स का मतलब ये होता है कि भैया ये y इज इक्वल टू 2x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x भी हो सकता है, y इक्वल टू x भी हो सकता है। जब आप इसमें x को 0 डालेंगे तो y 0 आएगा, x को 1 डालेंगे तो y 1 आ सकता है, अगर y इक्वल टू x होगा। तो बच्चों अगर खूब सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ का जो नेचर होता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y की 0 वैल्यू 100% आएगी, चाहे m की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत कॉमन सी वर्डिंग होती है। y इक्वल टू एम एक्स टाइप की आपको जितनी भी लाइंस दिखेंगी वो रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। क्योंकि बच्चों ये कोई टीचर आपको बताएगा नहीं कि वो अंडरस्टूड कर देगा और आपको लगेगा कि ये पहले किसी ने बताया तो नहीं था, लेकिन आज आप समझ लीजिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको तो हम स्लोप कहते हैं, लेकिन बेटा जब हम x को 0 डालते हैं तो y की वैल्यू c आती है। तो उसका मतलब जो c होता है उसको बेसिकली हम y एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? c को y एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। और बेटा लाइन दो तरह से हो सकती है। हो सकता है लाइन ये भी हो, क्योंकि यहाँ पे भी y एक्सिस इंटरसेप्ट है। हो सकता है लाइन ये भी हो सकता है y एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, लाइन ये भी हो सकती है। हो सकता है y एक्सिस इंटरसेप्ट ये हो, लाइन यहाँ पे भी हो सकती है नहीं, कहीं भी हो सकती है लाइन। क्यों भाई? लाइन तो बच्चों कहीं पे भी हो सकती है ना। तो आपको बस ये बात क्लियर होना चाहिए कि भाई इतनी सारी लाइंस बना के कि आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आपको मैं एक ही लाइन बना देता हूँ। तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी y एक्सिस इंटरसेप्ट की, जिसको हम लोग कहते हैं c लेंथ। इसकी लेंथ होती है c यूनिट। ठीक है ना। अब बच्चों लाइन का जो स्लोप होगा वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसका स्लोप तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब बता चुका हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से बड़ा। और बच्चों 90 से बड़े एंगल का कोई भी अगर आप टैन लेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको एएसटीसी को भी बहुत बार समझाया है। क्योंकि बच्चों 90 में मैंने बताया था नेचर बदल जाता है। पहले तो आप कॉट थीटा लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि 90 और 270 ऐसे एंगल्स होते हैं, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, उसमें एंगल्स चेंज हो जाते हैं। एज वेल एज बच्चों आपको ये भी याद रखना होगा कि 90 प्लस थीटा पे सेकंड क्वाड्रेंट आता है जिसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं 90 प्लस थीटा पे टैन की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, है ना। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली हमने अभी स्लोप के टर्म्स में आपको क्या बातें बताई। तो बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आपको यही दिखेगी जहां पर x का कोफिशिएंट होता है स्लोप, और c होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। आज के बाद बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, और मैं लिख देता हूं उसको, c इज नोन एज y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो बच्चों जो बातें बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्लास 11th में ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और टीचर बताता भी नहीं है, वो आगे निकल जाता है पढ़ाते हुए स्पीड से। चलिए भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शंस नाम की भी बच्चों एक चीज होती है। तो बच्चों सारे फंक्शंस आज ही के टर्न पे नहीं करेंगे, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया आपने पैराबोला के बेसिक स्टैंडर्ड्स पढ़े, क्योंकि मैंने आपको पैराबोला के बेसिक्स बहुत बताए थे। मैंने बताया था पैराबोला या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है,
या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होता है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप वाला होता है, यानी कि वो ऐसे दिखती है, जस्ट वेट, वो ऐसे दिखती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहोगे सर ये क्या है? हमने कहा बेटा ये पैराबोला ही है, लेकिन शिफ्टेड पैराबोला है। क्या है? शिफ्टेड पैराबोला है, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो सेंटर मतलब ओरिजिन नहीं है। समझ गए ना? तो नेचर कैसा होगा वो तो नेचर हमको पता ही है, लेकिन ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि ये शिफ्टेड पैराबोला होता है, यानी कि जितनी भी क्यूबिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब आएंगी, ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स होती है और एक पैराबोला बनाती है। और पैराबोला का जो नेचर होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बच्चों ऐसे बनता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ऐसे बनता है। ये मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारा बताया था। तो बच्चों आपको ये डिपेंड करना होगा कि भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या लेना देना है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ देखते हो तो पॉजिटिव है, यहाँ पे बच्चों अगर माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि मैं इसमें इन डेप्थ अभी बहुत सारी बातें एक साथ नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो दैट मीन्स अगर तुम उसमें अल्फा डालोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी उसकी? जीरो बन जाएगी, क्योंकि भैया वो तो उसका रूट है ना, तो रूट पे वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। नहीं समझे भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होती है इक्वेशन, उसका रूट क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस टू होता है। एक्स इक्वल टू माइनस टू डालोगे तो भी जीरो बन जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डालोगे तो भी जीरो बन जाएगा। तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो बच्चों अगर आप इसमें अल्फा डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और बीटा डालोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा और बीटा इसके रूट्स है ना। इसका मतलब बच्चों इसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा? अल्फा डालने पे y जीरो आ रहा है और बीटा डालने पे भी y जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स है ना जिससे ग्राफ पास करेगा। अब अल्फा बीटा तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ का नेचर पता है, तो ग्राफ के नेचर को पता रखते हुए आप इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हो। तो बच्चों हम लोग इसको ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला तभी कहते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। अगर ए पॉजिटिव होता है तो बच्चों इसका नाम होता है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। इसका नाम होता है बच्चों ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। लेकिन बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, दैट मीन्स जो आपका ए है वो अगर नेगेटिव हो गया, तो उसमें बच्चों जो ग्राफ का नेचर होता है वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाता है, और ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला भी उसको कहते हैं। ऐसे होता है। और याद रखिएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके दो रूट्स हैं तो वो दो बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तीन रूट्स होंगे तो तीन बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो बच्चों अगर आपको इस तरह की ग्राफ मतलब रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा अगर ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तीन बार कट कर रहा है तो वो क्यूबिक फंक्शन है। ये बात बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्यूबिक फंक्शन की तरफ। तो क्यूबिक फंक्शन में बच्चों ऐसे कुछ खास बताने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। हालांकि इसका ग्राफ तो आप समझिए कि क्यूबिक फंक्शन हो सकता है ट्राइनोमियल हो सकता है पॉलिनोमियल हो। तो क्यूबिक फंक्शन को अगर समझना है तो बच्चों कुछ नहीं होता, अगर आपको ग्राफ इस तरह से नजर आ जाए तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो क्यूबिक फंक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वही उसके नंबर ऑफ रूट्स हो जाते हैं, है ना। तो ये रूट कौन सा होगा? x इक्वल टू अल्फा, ये रूट होगा x इक्वल टू बीटा, और एक रूट होगा x इक्वल टू गामा। दिस इज योर अल्फा, बीटा और गामा। तो ये बच्चों उसके रूट्स होंगे। अच्छा बच्चों आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन होता तो है, लेकिन क्यूबिक फंक्शन भाई इस तरह से भी दिखाई दे रहा, अगर वो पॉलिनोमियल है, अगर वो पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन इस तरह से है तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से वही एक्स क्यू प्लस बी एक्स। लेकिन मान लो बच्चों अगर आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, या वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यू, सिर्फ इतना दे दिया जाए, तो बच्चों ये ग्राफ का नेचर यहाँ पे बदल जाएगा। तो बच्चों आपको देखना होगा अगर एक्स की पावर थ्री हो तो उसमें ग्राफ का नेचर क्या होता है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसमें ये पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं बनता है जैसे अभी आपने बनाया है।
क्योंकि ऊपर एक पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके 3 रूट्स थे। लेकिन बच्चों ये एक y इक्वल टू एक्स क्यूब कह सकते हैं, एक क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनता है। इसमें x को 0 डालोगे तो y 100% 0 आएगा, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। x को 1 डालोगे y 1 आएगा, x को -1 डालोगे y -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ओरिजिन से पास करेगा। दैट मीन्स बच्चों, अगर आप इस ग्राफ को ऑथेंटिकली बनाना चाहें तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। अभी तो आपने सीखा है, लेकिन अभी आपको इस तरह के काफी ग्राफ्स और भी बताए जाएंगे। तो बच्चों ये ग्राफ जो होते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी कहा जाता है। ये सब बातें आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन अभी आप इतना ही सीखिए कि भैया क्यूबिक फंक्शन है। अगर क्यूबिक फंक्शन सिर्फ इतना ही दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स क्यूब करके, तब आप उसको 3 बार एक्स एक्सिस पे कट मत करा दीजिएगा, वो गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर सर इसको 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ओरिजिन से पास कराएंगे, और जितने भी तरह के क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ होंगे वो ऐसे ही बनते हैं। बच्चों क्यूबिक फंक्शन छोड़ो, मतलब एक्स की पावर अगर कोई भी ऑड फंक्शन, मैं आपको और थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, एक्स की पावर m हो गया, और m बच्चों कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है, समझ गए। तो बच्चों इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे वो ऐसे ही बनेंगे, समझ में आया। क्यों भाई, इस तरह के ग्राफ जितने भी होंगे ऐसे ही बनेंगे। ये एक टेंटेटिव आपको एक आइडिया मिल गया। जैसे एक्स की पावर 5 भी हो सकता है, एक्स की पावर 99 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्राफ का नेचर आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो बच्चों भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको 3 तरह के फंक्शंस बताए। एक पहला फंक्शन हो गया, एक दूसरा फंक्शन हो गया, और अभी बच्चों मैंने एक तीसरा फंक्शन भी आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक फंक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, या उसको हम लोग y इज इक्वल टू 1/x के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बता जाऊंगी रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। दिस इज योर रेसिप्रोकल फंक्शन। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको रेसिप्रोकल फंक्शन ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक। चलिए बच्चों, तो रेसिप्रोकल फंक्शन को समझने के लिए आप सभी लोग तैयार हो चुके हैं अच्छी तरीके से, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए बच्चों, रेसिप्रोकल फंक्शन बच्चों किस तरह से बनता है उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो आपको रेसिप्रोकल फंक्शन बच्चों इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। इसको बच्चों हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं, जब फ्यूचर में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से आप ना याद रखिए, आप इसको रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से याद रखिए। यानी y इज इक्वल टू 1/x, या y इज इक्वल टू 1/x क्यूब, या 1 इज इक्वल टू 1/x की पावर 5। कहने का मतलब 1/x की पावर m होगा, जहां पर m जो है आपका ऑड नेचुरल नंबर है। इस तरह के बच्चों जितने भी ग्राफ बनेंगे उनका नेचर ऐसे ही होगा, ये आपको पहले से ही याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप ऐसे भी चेक करते हो कि अगर आप इसमें y इक्वल टू 1/x में अगर बच्चों x की जगह 0 डालोगे तो ये बन जाएगा y की वैल्यू 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। समझ में आया। तो x इक्वल टू 0 पर देखो बच्चों, y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है ना। मतलब ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, ग्राफ थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और x इक्वल टू 0 डालने पे y 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से भी पास नहीं करेगा। और x को 1 डालने पे y 1 आ रहा है, तो आप पॉइंट लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हो, यहाँ पॉइंट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ भी बच्चों आप पॉइंट लिखना चाहो तो रेफरेंस के लिए पॉइंट लिख सकते हो। तो बच्चों ये रेसिप्रोकल फंक्शन टाइप का ग्राफ हो गया, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हो गया बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जैसा कि हमने बताया कि सारे ग्राफ एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे, आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो कुछ ही ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे एक लास्ट ग्राफ क्रिएट करते हैं, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों डिपेंड करता है, जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, y इज इक्वल टू 5 की पावर x हो, या y इज इक्वल टू a की पावर x हो। लेकिन बच्चों a जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चों इस तरह के ग्राफ का जितने भी नेचर होंगे वो सब ऐसे ही बनेंगे एक्सपोनेंशियली फंक्शन, यानी कि ये इंक्रीज करेंगे। एक्सपोनेंशियली क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, उसमें x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि किसी की द्वारा 0 1 होती है। उसके बाद x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी।
है ना, क्योंकि x को 1 डालोगे तो y2, x को 2 डालोगे तो y4, x को 3 डालोगे तो y8, x को 4 डालोगे y16, तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बच्चों y इज इक्वल टू a की पावर x में अगर a पॉजिटिव ना होकर के 0 से 1 के बीच का हो गया, दैट मीन्स अगर आपके पास मान लो 1/2 की पावर x हो गया, समझे, 1/2 क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, या 1/100 की पावर x हो गया, तो तुम कहोगे सर फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर होता है, लेट से 0.5, अगर हम उसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों मैंने आपको एक एड ऑन कर दिया है, दो बातें, बुक्स में सिर्फ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया गया, लेकिन मैंने आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दोनों बातें बता दी है। तो बच्चों भी इसे 5 ही फंक्शन लगते हैं, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आगे के फंक्शंस थोड़े से टफ है। तो पहले अभी हम लोग 5 क्वेश्चंस करते हैं, और 5 क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक काम देते हैं कि एक्सरसाइज 9.4 डी है, पहले उसके 12 क्वेश्चंस आप करिए। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए लाइव क्लास में, उनको क्या करना होगा, एक्सरसाइज 9.4 डी है। और बच्चों ये मैंने बताया कि पेज नंबर 300 है, और बुक अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज योर कैम्ब्रिज IGCSE कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक है, 6th एडिशन की, उसी में से ही हम कर रहे हैं। तो अभी बच्चों ये क्वेश्चंस पहले आप करेंगे, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, पहले ये काम करना है। ठीक है बच्चों, आपको एक नोट्स शेयर कर देते हैं।